वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं भी पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम आज ये पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। जस्ट आपको क्या करना है, फोल्ड योर हैंड्स एंड से चिल, बी चिल। ओके ओके, वेलकम बैक। ओके, now तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज द पाइवट ऑफ योर एम्पायर। इफ द एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स dominant we can survive, but if we lose India, the sun of our empire will have set. Victor Alexander Bruce in and the Viceroy of British India in 1894. Now, अब देखो हुआ क्या, ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, तो पहला स्टोरी में ये था कि एक रॉबर्ट क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, रॉबर्ट क्लिफ। ठीक है, और यहाँ मोनार्की चलती थी, तो राजा थे। तो राजा कौन थे अपने, सिराज उद्दौला राजा थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो थे, हेड बोल लो, रॉबर्ट क्लिफ, और जो राजा थे, जो मोनार्की चल रही थी, वो कौन थे, सिराज उद दौला, है ना। तो अब इन दोनों में एक एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट टाइप का साइन कराया सिराज उद दौला ने। किसको, रॉबर्ट क्लिफ को, टैक्स फ्री। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और इसने, रॉबर्ट क्लिफ ने एक फोर्ट बनाया हुआ था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट विलियम। ठीक है, बंगाल, ठीक है, बंगाल की बात। तो फोर्ट विलियम बनाया हुआ था। अब ये जो अपने सिराज उद दौला था, उसका कमांडर था। एक कमांडर कौन था, आई थिंक सो मिर जफर उसका कमांडर था। ये बुक में नहीं है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो एक ही कमांडर था, ठीक है, मिर जफर एक कमांडर था, किसका, सिराजुद्दौला का। अब ये, तो अब उसको भी नवाब बनना था, तो वो सोच रहा था कि इसको कैसे मैं मारूं और मैं इसका नवाब बन जाऊं। सिराजुद्दौला को कैसे मारूं और मैं मिर जफर उसका नवाब बन जाए। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था रॉबर्ट क्लिफ, उसने क्या किया, इसको, कौन, ये मिर जफर जिसको नवाब बनने का शौक था, उसको मतलब बहला फुसला कर अपने उसमें ले लिया कि तुमको भी नवाब बनना है, तो चलो हम लड़ाई करते हैं। तो वो जो बैटल हुई, उस जो सिराजुद्दौला ने, मतलब मिर जफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। अब वो उसकी उसमें आ गया। तो ये जो बैटल हुई, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 757 में। ठीक है, तो आप 757 से वेट फॉर अ मिनट, तो हाँ, तो आप 757 से, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, माइंड मत करना। 757 से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947। तो ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो गए ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, दैट इज 200 ईयर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें 200 ईयर्स हो गए थे कि जब हम ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक Indian economic development is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development. ठीक है, and its development as it is today in the aftermath of independence,
However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present, state and future. उसने बोला कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ। आप ये जानते हो कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या, मतलब आपके दिमाग में तो गोल सेट है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी prior to the country's independence and from an India of the various considerations that shared India's post-independence development strategy. इंडियाज की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की मतलब प्री वेडिंग होती है ना, प्री वेडिंग शूट, तो वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी किसी ने ले ली थी, है ना। The structure of India's present day economy is not just of current making, ठीक है, it has its roots steeped in history. History में भी इसके roots हैं, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries. 2 centuries से था before India finally won its independence on 15th August 1947. ये हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस इंडिया को मिड नाइट 14-15 अगस्त 1947 में मिली थी। The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. इसका मतलब क्या है कि देखो, द सोल पर्पस इंडिया का क्या था, मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, तो द सोल पर्पस ऑफ The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for a Great Britain's, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से जो रॉ मटेरियल सप्लायर था, द सोल पर्पस ब्रिटिश कॉलोनीज का जो सोल पर्पस क्या था, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री। रिड्यूस कर दो कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, मतलब कि मतलब इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे ग्रेट ब्रिटेन्स में, ठीक है। ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, वो खुद का मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड कर रहे हैं और हमको सप्रेस कर रहे हैं। An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. Last 7.5 decades में जो इंडियन इकोनॉमी आई है टेन ओवर, ठीक है, तो इसमें ये लिखा एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था इज एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड and level of development, and that kind and level of development which the Indian economy has been able, जो Indian economy has been able to attain इतने सालों, इतने लास्ट 7.5 सेंटिकेड से जो इंडिया चाह रही थी ये हो, पर वो चला। आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, मतलब पहले जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो इंडिया के पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। Through agriculture was the main source of livelihood for most people.
अभी भी है. Yet the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activities. ठीक है. तो इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट सेंचुरीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. जैसे हम करते हैं ना आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो वैसे ही इसमें भी बिफोर एंड आफ्टर हो रहा है कि बिफोर ब्रिटिशर्स जब जब ब्रिटिशर्स के पहले हमारी जो इंडिया थी वो, उसकी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी. और जो उसका एग्रीकल्चर था, ज़्यादातर लोग लाइवलीहुड के लिए उसी पे डिपेंड रहते थे. और येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज, मतलब जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कैरेक्टराइज बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, उसको कैरेक्टराइज. और कुछ लोग, जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड डिपेंड करते थे, कुछ लोग अदर काम करते थे, जैसे डेयरी पे काम कर लिया या कहीं अदर काम कर लिया बिफोर. ठीक है, बिफोर का साथ इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल, इंडिया जो थी वो पर्टिकुलरली वेल नोन थी फॉर द हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़, जो सॉरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसके लिए इंडिया जो थी वो वेल नोन थी. इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए इंडिया जानी जाती थी बिफोर. ठीक है. मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क सेक्शन, मेटल भी था, प्रेशियस स्टोन्स भी थे, तो इंडिया इस चीज़ के लिए जानी जाती थी. ये बिफोर के, बिफोर का क्या है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, जो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे, और कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, डेयरी में काम कर दिया या पेंसिल बना रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे. और इंडिया जानी जाती थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स मेटल्स एंड कॉटन्स. जो मेटल्स थे, जो मेटल्स एंड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, सॉरी इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स वर्क सेक्शन, मतलब वहाँ पर मेटल्स का, प्रेशियस स्टोन्स का बहुत काम था. ठीक है. तो these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. ये सारी चीज़ें अब जैसे, हाँ, ओके. नाउ कहाँ थे हम, हाँ, यहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप. ओके, ये हमने पढ़ लिया. हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, ये हमने देखा था कि मुस्लिम मुस्लिम इज अ टाइप, अच्छा मुस्लिम सॉरी Muslin is a type of cotton textile which has had its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka, spelled during the pre-independence period as Dhaka. Now the capital city of Bangladesh, Dhakai Muslin, had had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. जो फाइनेस्ट वैरायटी थी मुस्लिन की वो उसको बोलते थे मल मल. ओके. Sometimes foreign travelers also used to refer to it as Malmal Sahi, Malmal Shahi or Malmal Khas, implying that it was worn by or fit for the royalty. ये रॉयल्टी के लिए फिट है मुस्लिम. ठीक है. उसको या तो मलमल शाही बोलते थे या मलमल खास बोलते थे. ठीक है. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interests.
of their home country than with the development of the Indian economy. इसमें ये बोला है द इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड है द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज परस्यू कर रहा है in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. ये बोल रहा है कि वो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने लिए ही करते थे, जैसे उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल्स बना लिए, 2-3 स्कूल्स बना लिए, उनके बच्चे पढ़ने जा सके, उनके बच्चे मतलब उनको कुछ हो गया तो वो हॉस्पिटल्स जा सके। ऐसे ही उन्होंने उनके प्रोटेक्शन के लिए सब किया, ना कि होम कंट्री के लिए, ना कि इंडियन इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए उन्होंने सब किया। Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy. अब ऑब्वियसली ये चेंज लाएगा इन द फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब कंज्यूम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल्स इंडिया से जा रहे हैं ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में वो फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, फिर वहाँ से वो कहीं और एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. सम इंडिविजुअल अब कुछ आए मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने कभी सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं किया टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, कभी नहीं किया। अब कुछ बाहर के लोग हैं, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच वर मेड टू मेजर सच इनकम्स yielded conflicting and inconsistent results. कन्फ्लिक्टिंग और ऑब्वियसली जब बहुत सारे अलग अलग लोग क्या उस कैलकुलेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ या कैलकुलेशन कर रहे हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स निकल रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है, रिजल्ट इनकन्सिस्टेंट आता है। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बाय, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। तो ये पहले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बाय, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। तो इन्होंने कैलकुलेशंस की और इनकी कैलकुलेशंस में क्या निकल के आया कि मतलब सब में अलग अलग आया, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्टिंग की सिचुएशन हो गई, इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट हुआ। बट अब जब बाद में इसकी स्टडी की गई तो इट वॉज राव, मतलब ये जब इसकी बाद में स्टडी की गई तो ये VKRV राव थे, जिसका एस्टीमेट उसके आसपास ही निकला, ठीक है। एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। उनका जो वो था कैलकुलेशन, वो एस्टिमेट वो वेरी सिग्निफिकेंट था। However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century, उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट हाफ है ऑफ द 20th सेंचुरी वो क्या था, उन्होंने देखो वॉज लेस देन, मतलब जो उनका परसेंट था वॉज लेस देन, क्या था, वॉज लेस देन 2%, 2% से लेस देन था, coupled with the merged 0.5% growth in per capita output पर 0.5% ग्रोथ होती थी पर कैपिटा आउटपुट में। अब पर कैपिटा इनपुट में 0.5%, मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखो अगर आप अभी आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल अभी आपकी सैलरी है 100 रुपीज़, ठीक है, तो
अगर आपके उस एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, रेट बढ़ गए, तो आपको अगर मतलब तो आपको जो इनकम जो मिलती है वो कितनी बढ़ेगी? वो सिर्फ इतनी सी बढ़ेगी, 100.5। मतलब जो आपकी इनकम है वो 0.5% से बढ़ेगी। कितने परसेंट से? 0.5% से आपकी इनकम बढ़ेगी। कितना गंदा है। इतने सारे एक्सपेंसेस, रेट, सब इतने में घर चल पाएगा? नहीं ना। तो देखो, ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है। अब agricultural sector. India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब वो डिपेंडेंट है। 85% जो लोग विलेजेस में रहते हैं और वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और 75% जो लोग हैं वो 75% लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के, इसमें 85 लिखा है। About 85% of the country's population live mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly. Okay, directly or indirectly from agriculture. तो मतलब only 15% लोग cities में रहते होंगे, है ना? Okay, ठीक है। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation. Stagnation मतलब no growth, still खड़ा रहा, and not infrequently unusual deterioration. Agriculture productivity become low through in absolute terms. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो लो हो गई, become low through in absolute terms. The sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. कुछ ग्रोथ हुए क्योंकि एक्सपेंशन हुआ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन, पर कुछ थोड़ा ही हुआ होगा। This stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various system. ये इसलिए हुआ mainly because of the land settlements, क्योंकि किसी के पास लैंड थी, किसी के पास नहीं थी। हाँ, और मैं एक और चीज़ बताती हूँ। लैंड सेटलमेंट पहला मेन कॉज that were introduced by the colonial government. ये जो था ये इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। किसने? ओके, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। देखो कहाँ गया कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये लैंड सेटलमेंट इज द फर्स्ट, ठीक है। Land settlement that were introduced by the colonial government, particularly under the zamindari system, which was implemented in the then Bengal Presidency, comprising parts of the India's present-day eastern state. जो India's present-day eastern states हैं वो भी इंक्लूड थे, ठीक है। तो इसमें जमींदारी सिस्टम में क्या करते थे ये लोग? देखो, पहले ये लोग करते थे मतलब कि यहाँ ब्रिटिशर्स, ठीक है, फिर उसके बाद जमींदारी। ब्रिटिशर्स जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना? तो वैसे ही इन्होंने जमींदार बना दिए। हर उसके डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग जमींदार रख दिए और उनको एक लैंड जमींदार्स को एक लैंड असाइन कर दी कि ये आपकी लैंड है, ठीक है। अब ये उनकी लैंड है और ये जो टिलर्स हैं मतलब जो फार्मर्स टिलर्स
वो क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो फार्मर्स। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स को बोला कि आपको इनमें मतलब टेलर्स को जितने पैसे वसूलने आप वसूल सकते हो, पर जितने भी आपने वसूले उसका 1/3 मुझे दे दो, ब्रिटिशर्स को। कुछ ठीक है, आपको जितने वसूलने बस वसूल लो, पर जो 1/3 है वो मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे आपको कैसे भी वसूलना है वसूल लो, ठीक है। और ये था कि अगर ब्रिटिशर्स के पास ज़मींदार्स ने अपना 1/3 नहीं दिया, तो वो जो ज़मींदार है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ज़मींदार हट जाएगा, वो अपनी राइट से हाथ धो बैठेगा, वो उसकी लैंड जो उसने लैंड ओन की थी वो छीन ली जाएगी, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। तो प्रेजेंट इज द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। ऐसे यही मैंने बताया कि जो भी प्रॉफिट होता था वो सब जमींदार्स को देते थे, जमींदार्स को कोई मतलब नहीं कि उनके बच्चे भूखे हैं, वो भूखे हैं, उनकी बीवी भूखी है, कुछ नहीं, हमको तो अपने पैसे चाहिए भैया, बस, ठीक है, ऐसे थे। However, a considerable number of zamindars, and not just the colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture. एग्रीकल्चर की कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी कि इन लोगों ने इतना भी सॉरी ओके ना हाँ, ठीक है, तो किस उसने किया ये, अब द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स was only to collect rent regardless of the economic तो collect rent regardless of the economic condition of the cultivated। क्या मैंने बताया ना कि क्या कोई भी कंडीशन हो पर जमींदार को रेंट कलेक्ट करना है, अब वो चाहे पूरा रेंट दे दे, चाहे आधा तो नहीं, पूरा ही लेते हो, ठीक, तो वो मेहनत वो करे, सारे पैसे तुम खा जाओ, तो गुस्सा तो आता ही, ठीक है। हाँ, टू कलेक्ट द रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, दिस कॉज्ड इमेंस मिsery and social tension among the latter. To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. वो उनके पास ऐसा घमंड एटीट्यूड था ना कि और हाँ, डेट्स जो मतलब जिस टाइम जो फार्मर से उनको जमा करना है, उनकी डेट्स फिक्स्ड रहती थी, डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, कितने पैसे उन्हें देने हैं वो फिक्स्ड रहता था, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। मैंने बताया था कि जैसे ही जमींदार फेल हुए राजा तक पैसे पहुंचाने के लिए या 1/3 देने के लिए, तो जमींदार अपनी राइट से हाथ धो बैठते थे, जमींदार की जो लैंड थी वो छिन जाती थी, ठीक है। Besides this, low levels of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. Lack of technology, low levels of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers. तो इससे जो था ऑब्वियसली जो लैंड जो लेवल था एग्रीकल्चर का वो डाउन होता गया, प्रोडक्टिविटी कम होती गई। There was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. Second, पहला था लैंड सेटलमेंट, दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है।
अब जो लोग थे, दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स और कौन से क्रॉप, पहला फूड क्रॉप, दूसरा कैश क्रॉप्स। तो जो फूड क्रॉप, पहले तो फूड क्रॉप्स बनाते थे, सिर्फ अपने लिए बनाते थे कि हाँ हमारा पेट भर जाए, अपने लिए। अब कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब अगर आप कैश क्रॉप्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और कैश क्रॉप्स में कॉटन, जूट, सिल्क ये सब आता है, आपको कैश क्रॉप्स मिलेंगे, सॉरी मोर मनी मिलेंगे। तो इसलिए लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, कैश क्रॉप्स में। अब जब लोग कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए तो अब देखते क्या होगा, ठीक है। बट this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries back home. इसमें ये बोल रहा है कि जो इस चीज़ ने भी फार्मर्स का ज़्यादातर साथ नहीं दिया। अब ऑब्वियसली वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स बनाने लग गए, तो अब खाना कौन बनाएगा, वीट कौन बनाएगा, उनके लिए खाने के लिए क्या, ऐसा तो कॉटन जूट ये सब खाएंगे, कॉटन जूट खाते ही नहीं है पहली बात। तो ये मतलब कैसे वीट कौन बनाएगा, उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स का तो ये है कि उनके पास हाँ रोजी रोटी हो जाती है उनकी। अब आप कैश क्रॉप्स बना रहे हो, दैट इज जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा, तो जो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स आप दे दोगे। अब ये जो ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन में देंगे, ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनेंगे, फिनिश गुड्स बनने के बाद ये एक्सपोर्ट होंगे, पूरी कंट्रीज़ में बिकेंगे, ठीक है। तो ये है समझने की बात कि वो इंडिया को गरीब बनाना चाहते हैं, पॉवर्टी करना चाहते हैं, और अपनी देश में आज़ाद घूमना चाहते हैं, नो हार्ड वर्क, ठीक है। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, and desaline. Sorry, क्या था, desalinization of soil. सॉइल मतलब अगर आप फ्लड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो जो सॉइल है ऑब्वियसली वो उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो उड़ जाएगी वाटर के साथ ही, ठीक है। तो वाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स पे भी आ गए थे, पर अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल टेनेंट्स मतलब कि उनके क्या बोलते हैं उसको, टेनेंट्स मतलब कि हाँ टेनेंट्स मतलब कि किराएदार, ठीक है, किराएदार, स्मॉल फार्मर्स एंड मतलब कि ये था कि किराएदार अपना हाफ पोर्शन, हाँ ये रुक जाओ मैं अभी बताती, रुक जाओ 2 मिनट के अंदर रुको, हाँ बस यहाँ तक था, हमने यहाँ तक पढ़ा सॉइल तक, ठीक है, सॉइल तक था। अब आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन लो लेवल हो गया था, ये थर्ड रीज़न है। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अब अगर वो फूड क्रॉप से कमर्शियल या कैश क्रॉप्स पे भी आ गए हैं, पर भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब खाने की चीज़ें कम आ रही है, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी, क्यों, क्योंकि जो सारे जो भी वो काम करते थे उनका जो रेंट था वो तो दे देते थे, किसको दे देते, जमींदार से उसका 1/3 देते थे ब्रिटिशर्स को, तो सारा तोड़ा देते थे, क्या इन्वेस्टमेंट रह गई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अगर हाँ, और ये भी था कि स्मॉल फार्मर्स थे एंड
sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. इतना भी नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर ले. एग्रीकल्चर इज द रिस्क, पर उनको उठाना पड़ता था. काम करे टिलर्स, फायदा उठाए जमींदार, और 1/3 जिसको ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, तो वो उनको तो कुछ ही नहीं मिल रहा ना. ठीक है, तो ये 4 रीजंस है. पहला लैंड सेटलमेंट, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तीसरा हमने पढ़ा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और चौथा हमने पढ़ा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. हो गया. नाउ टुडे दिस मच ओनली. अगली क्लास में मिलते हैं. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करो प्लीज़. लोगों को पता चले कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ. तो कमेंट तो करो. चलो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय गाइस.